हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप अप और सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इन पॉलिसीज से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनके मैंने आंसर्स करने की कोशिश की है। जैसे कि टॉप अप और सुपर टॉप अप पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, दोनों पॉलिसीज़ की क्या कवरेज है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन पॉलिसीज़ को लेने के, और ये पॉलिसीज़ दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के कंपैरिजन में चीप कैसे हैं, और डिडक्टिबल क्या होता है, इन पॉलिसीज़ के क्लेम कैसे प्रोसेस होते हैं, और एक अच्छी टॉपअप और हेल्थ टॉपअप पॉलिसी लेने से पहले आपको किन फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसी हैं क्या। मान लीजिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका कवर 3 लाख है। आपको पता है कि ये कवर इनसफिशिएंट हो सकता है आपकी नीड्स के हिसाब से, और या फिर आप किसी कॉरपोरेट जॉब में हैं जहाँ पर आपकी कंपनी आपको ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे रही है 3 से 4 लाख का, जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर्ड है, आपके पेरेंट्स भी कवर्ड हैं, लेकिन आप किसी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपके हिसाब से वो कवर कम है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करेंगे, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप एक टॉपअप या सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ कर लें। मान लीजिए आपने एक 5 लाख की एडिशनल टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी परचेज़ कर ली है, तो उसके बाद होगा क्या कि आपका जो टोटल कवर है ना वो हो जाएगा 8 लाख। बेस पॉलिसी आपकी 3 लाख की और 5 लाख की आपकी टॉपअप पॉलिसी होगी है। टोटल कवर हो गया आपका 8 लाख। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो ये पॉलिसी होती है ये काफ़ी चीप प्रीमियम पे अवेलेबल है। चीप प्रीमियम पे अवेलेबल क्यों है? क्योंकि जो आपके क्लेम्स होते हैं वो आपके मैक्सिमम अराउंड 90% तक जो आपके क्लेम्स हैं वो क्लेम आपके 3 से 4 लाख की पॉलिसी में ही कवर हो जाते हैं। तो जो ऊपर के जो कुछ क्लेम्स होते हैं वही इस लिमिट को क्रॉस करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने इन पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम रखा हुआ है। तो दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, मींस फैमिली की पॉलिसी है जिसमें आपके पेरेंट्स भी हैं, और उसका कवरेज 3 से 4 लाख है। तो हो सकता है वो जो 3 से 4 का कवर है वो हो सकता है आपके लिए तो सफिशिएंट हो, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए वो डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं है। तो इस केस में भी आप एक टॉपअप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं केवल अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये जो प्लान्स हैं ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें आप किसी भी फैमिली मेम्बर्स के लिए एक अलग से पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। दूसरा जो है कि एक क्वेरी रहती है वो है कि क्या आपके पास एक हेल्थ पॉलिसी ऑलरेडी होनी चाहिए इनको खरीदने से पहले? इसका आंसर है नहीं। मीन्स यदि आपके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है तो भी आप ये पॉलिसीज़ परचेज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो डिडक्टिबल अमाउंट है, मैं आपको बताऊंगा डिडक्टिबल क्या होता है। जो डिडक्टिबल अमाउंट है वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कि डिडक्टिबल है क्या। जब आप ये पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो इसमें जो कंडीशंस होती हैं, पॉलिसी कंडीशंस, उसमें ऐसे होता है कि आपको एक डिडक्टिबल चूज़ करना पड़ता है और एक आपको चूज़ करना पड़ता है कवर की अमाउंट। अब डिडक्टिबल मान लीजिए आपने चूज़ किया है 1 लाख रुपए और आपने कवर चूज़ किया है 4 लाख रुपए, तो इसका मतलब है कि 1 लाख से नीचे के जो भी क्लेम्स हैं वो ये पॉलिसी पे नहीं करेगी, और 1 लाख से लेके 5 लाख तक के क्लेम ये पॉलिसी पे करेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है कि आपने एक पॉलिसी परचेज की है जिसका डिडक्टिबल है 3 लाख रुपए और आपने जो कवर चूज़ किया है वो है 5 लाख रुपए। तो मान लीजिए आपको क्लेम आता है 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख के क्लेम में 3 लाख की अमाउंट ये पॉलिसी पे नहीं करेगी, तो ऊपर के जो 2 लाख का जो क्लेम है वो इस पॉलिसी से पे हो जाएगा। अब जो शुरू के जो 3 लाख का क्लेम है वो आपकी जो बेस पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस की वो वहाँ से पे होगा। यदि आपके पास बेस पॉलिसी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यदि नहीं है तो फिर वो क्लेम आपको खुद बियर करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। कुछ कंपनीज़ केवल टॉपअप पॉलिसी देती हैं और कुछ जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो सुपर टॉपअप पॉलिसी भी प्रोवाइड करती हैं। जो टॉपअप पॉलिसी होती है उसमें हर क्लेम के ऊपर आपका डिडक्टिबल अमाउंट लगेगा, और जो सुपर टॉपअप पॉलिसी होती है उसमें पूरे साल में आपके एक बार ही डिडक्टिबल अमाउंट लगेगा।
ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझा देता हूँ। मान लीजिए जैसे आपके पास एक बेस पॉलिसी है जिसका कवर है 3 लाख रुपए, उसके बाद आपने एक सुपर टॉपअप पॉलिसी परचेज कर ली जिसमें डिडक्टिबल की अमाउंट है 3 लाख रुपए और आपका कवरेज है 7 लाख रुपए का। और अब आपको एक क्लेम आ जाता है 2 लाख रुपए का, मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है किसी फैमिली मेम्बर की और उसका जो बिल आता है वो है 2 लाख रुपए। क्योंकि 2 लाख रुपए आपकी डिडक्टिबल अमाउंट से कम है, आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी में डिडक्टिबल कितना है 3 लाख रुपए, क्लेम कितना आया आपका 2 लाख रुपए। तो डेफिनेटली ये क्लेम आपका टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी से पे नहीं होगा, ये क्लेम आपका बेस पॉलिसी से ही पे होगा। उसके बाद यदि सेकंड क्लेम आता है, सेकंड क्लेम आया 3 लाख रुपए, तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे सिचुएशन में आपको समझ आ जाएगी कि इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका जो 1 लाख का अमाउंट है वो पे हो जाएगी बेस पॉलिसी से और जो 2 लाख की अमाउंट है वो पे होगी सुपर टॉपअप पॉलिसी से। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आपकी पहले के क्लेम में, जो पहला क्लेम आपका 2 लाख आया था, उस क्लेम में आपकी बेस पॉलिसी के 2 लाख ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। तो बेस पॉलिसी में आपका केवल 1 लाख ही बचा हुआ है, तो वो 1 लाख इस क्लेम में पे हो जाएगा और जो बाकी के बचे 2 लाख हैं वो आपके सुपर टॉपअप पॉलिसी से पे हो जाएंगे। अब मान लीजिए थर्ड क्लेम और आ जाता है, वो है 6 लाख रुपए का। तो इस केस में जो बची हुई अमाउंट है सुपर टॉपअप में ही बची हुई है, आपका बेस तो पूरा यूटिलाइज हो चुका है, तो बेस पॉलिसी आपकी पूरी यूटिलाइज हो चुकी है 3 लाख की। अब आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी में 5 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो वो 6 लाख के क्लेम में आपको 5 लाख की पेमेंट आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी से हो जाएगी और जो 1 लाख रुपए है वो आपका क्लेम आपको खुद बियर करना पड़ेगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये मैंने सुपर टॉपअप पॉलिसी का एग्जाम्पल दिया है। इस केस में 3 क्लेम आए, आपके तीनों क्लेम पे हो गए। लेकिन आप मान लीजिए अब यही पॉलिसी आपकी टॉपअप पॉलिसी होती तो फर्स्ट क्लेम आपका पे नहीं होता क्योंकि वो डिडक्टिबल से नीचे का क्लेम है। सेकंड क्लेम भी 3 लाख रुपए का और डिडक्टिबल अमाउंट आपकी 3 लाख है टॉपअप पॉलिसी की, तो ये क्लेम भी आपका पे नहीं होगा। थर्ड क्लेम जो कि आपका 6 लाख का है, उस क्लेम में आपको टॉपअप पॉलिसी आपकी क्लेम को पे करेगी, लेकिन केवल 3 लाख रुपए तक। मेरे ख्याल से आपको अब ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। यदि आपको अभी भी ये समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब हम आते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के ऊपर। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या होते हैं और कैसे उनकी कवरेज होती है। तो एक पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल। तो मान लीजिए आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है, तो ये जो सर्जरी है ये आपकी पॉलिसी में आपकी 5th पॉलिसी से ये कवरेज इसका स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए आपने बेस पॉलिसी 2020 में परचेज़ की है, तो इस पॉलिसी में जो आपको क्लेम की पेमेंट होगी वो 2024 में जो आप पॉलिसी खरीदेंगे, जो आपकी 5th पॉलिसी होगी, उसमें इस सर्जरी की पेमेंट आपकी हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगी। सिमिलरली यदि आपका कोई क्लेम आ जाता है 2024 में, आपका नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी का कोई क्लेम आ गया है और आपने सुपर टॉपअप पॉलिसी परचेज़ की हुई है 2022 में, तो वो क्लेम आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी पे नहीं करेगी, क्योंकि जो वेटिंग पीरियड 4 साल का आपकी बेस पॉलिसी में था वही वेटिंग पीरियड आपका 4 साल का आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी में भी होगा। उसके बाद ही वो फिर आपका क्लेम पे करेगी, मीन्स वो 2026 में ही आपको ये वाला क्लेम पे करेगी। तो जो वेटिंग पीरियड आपको बेस पॉलिसी में जो आपने जो एक बोनस आप गेन करते हैं वेटिंग पीरियड वाला, वो सेम टाइम आपको सुपर टॉपअप और टॉपअप पॉलिसी में भी लगेगा। यदि ये भी आपको समझ नहीं आया तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा फर्दर। अब हम आते हैं कि इस पॉलिसी की कॉस्ट क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से काफ़ी चीप है, प्रीमियम वाइज इसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। इसका प्रीमियम किन पे डिपेंड करता है? वो फर्स्ट फैक्टर है एज ऑफ फैमिली मेम्बर। जितना ओल्ड एज होगा प्रीमियम हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादा होगा, क्योंकि डिजीज़ प्रीवेलेंस ज़्यादा होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे लोडिंग लगा के रखती है और प्रीमियम वहाँ पे ज़्यादा होता है। दूसरा है कि आप किस सिटी में रिजाइड करते हैं। मेट्रो सिटीज़ में आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसलिए
यदि आप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता या इस ऐसी मेट्रो सिटीज़ में हैं तो वहाँ पे प्रीमियम डेफिनेटली आपका ज़्यादा होगा। तीसरा है आप डिडक्टिबल। जितना बड़ा डिडक्टिबल आप चूज़ करेंगे, जैसे 3 लाख का किया, उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। यदि आपका 5 लाख का करेंगे तो उसका प्रीमियम कम होगा। 7 लाख डिडक्टिबल चूज़ करेंगे तो उसका प्रीमियम और कम होगा। सम इंश्योर्ड, डेफिनेटली जितना आप ज़्यादा सम इंश्योर्ड ऑप्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं कि किन फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए एक अच्छी टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी खरीदने से पहले। तो सबसे पहले आप कोई भी जब पॉलिसी परचेज़ करें तो आप ये देखें कि उसके अंदर रूम रेंट की कोई कैपिंग है या नहीं है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी सुपर टॉपअप पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग हटा देती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है। आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी रूम में आप जाके एडमिट हो सकते हैं। उसमें फिर प्रोपोर्शनेट क्लॉज जो लगता है बाकी चीज़ों पे, जिसमें कि आपकी डॉक्टर की फ़ीस और काफ़ी सारी चीज़ों पे प्रोपोर्शनेट क्लॉज लगता है, उसमें आपका क्लेम की अमाउंट काफ़ी कम पे होती है, तो वो नहीं लगेगा। तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा कि उसमें रूम रेंट कैपिंग का प्रोविज़न ना हो। दोनों पॉलिसीज़ में जहाँ चूज़ करने की बात आए तो मैं कहूँगा कि आप सुपर टॉपअप पॉलिसी को चूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। थर्ड फैक्टर है, यदि एज 50 से ज़्यादा है तो हायर सम इंश्योर्ड चूज़ करें। हायर सम इंश्योर्ड का मतलब है कि एटलीस्ट कवर लें 8 से 10 लाख का। और ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को चूज़ करें फाइनली जिसका हॉस्पिटल नेटवर्क काफ़ी वाइड हो, जो स्मॉलर सिटीज़ में भी अवेलेबल हो। कल को आपको किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट करना पड़ जाए तो वहाँ पर भी आपको कैशलेस की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास अपडेट रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू।